पिछले 47 दिनों से चल रहा ये युद्ध अब एक नए टर्निंग पॉइंट पर आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान में मौजूद हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये है डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट गैम्बल, जिसका नाम दिया गया है पीस टॉक 2.0। एक तरफ यूएस सेंटकॉम का टोटल नेवल ब्लॉकेड जो ईरान का दम घोट रहा है, और दूसरी तरफ ईरान की वो धमकी जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को डराया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद करने की धमकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राज और स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. अब ये सवाल उठता है कि इस युद्ध को 47 दिन हो चुके हैं, अभी अचानक से आसिम मुनीर का तेहरान जाना इतना बड़ा इवेंट क्यों है? 47 दिन से युद्ध एक डेड लॉक में था, सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स चल रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने मुनीर को एज अ स्पेशल एनवॉय भेजा है। यह दिखाता है कि यूएस अब मिलिट्री एक्शंस के साथ साथ एक फाइनल डील की कोशिश कर रहा है। अगर मुनीर फेल होते हैं तो अगला कदम फुल स्केल इन्वेजन हो सकता है, इसलिए ये लास्ट गैम्बल है। देखो, समझना ये भी होगा यूएस का सेंटकॉम टोटल नेवल ब्लॉकेड क्या है। सेंटकॉम सेंट्रल कमांड यूएस की वो यूनिट है जो वेस्ट एशिया को देखती है। उन्होंने ईरान की समुद्री रास्तों पर स्टील रिंग बना दी है। इसका असर ये है कि ईरान ना तेल बेच पा रहा, ना ही बाहर से मेडिसिन या जरूरी सामान मंगवा पा रहा है। ये ईरान को मजबूर करने की स्ट्रैटेजी है ताकि वो बातचीत की टेबल पर आए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, द मुनीर मिशन। सवाल ये उठता है कि जब कतर और ओमान जैसे बड़े मीडिएटर्स मौजूद हैं तो जनरल आसिम मुनीर को ही क्यों चुना गया? और हाल में ही देखा गया फ्रांस ने भी एज अ पीस ब्रोकर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसके पीछे मुनीर का यूनिक एडवांटेज, यानी उनका डुअल रैपोर्ट। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप उन्हें फैंटास्टिक कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान यूएस के लिए मिलिट्री सर्विलेंस में काम आता है, और दूसरी तरफ जनरल मुनीर के पुराने लिंक्स हैं आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ। ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक ऐसा ब्रिज बनाता है जो वाशिंगटन और तेहरान दोनों से एक ही वक्त पर बात कर सकता है, और पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान की इकनॉमी वेंटिलेटर पर है। अगर मुनीर इस डील को थोड़ा भी आगे बढ़ाते हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड और आईएमएफ में सपोर्ट दे सकता है। साथ ही पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर ईरान के साथ टेंशन कम करना चाहता है ताकि उन्हें टू फ्रंट वॉर का खतरा ना झेलना पड़े। साथ साथ पाकिस्तान अपना ग्लोबल इमेज भी सुधारना चाहता है। यूएस और ईरान दोनों के साथ पाकिस्तान के वर्किंग रिलेशंस हैं, इसलिए वो खुद को एक पीस मेकर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। ट्रंप ने आसिम मुनीर के हाथ एक 15 पॉइंट प्रपोजल भेजा है, और इसकी सबसे हार्ड डिमांड है कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट। अमेरिका साफ कह रहा है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। ट्रंप टर्मिनेशन पर अड़े हैं, लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ईरान ने एक भारी काउंटर ऑफर रखा है। ईरान कहता है, ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले 2 शर्तें माननी होंगी। पहला, ये नेवल ब्लॉकेड हटाओ जो हमारा दम घोट रहा है, और दूसरा, ये हर्जाना देना होगा। ईरान उस नुकसान का कंपनसेशन मांग रहा है जो यूएस के ब्लॉकेड और सैंक्शन से उसकी इकॉनमी को हुई है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा डेडलॉक है। यूएस चाहता है ईरान पहले घुटने टेके, और ईरान चाहता है यूएस पहले अपना डंडा हटाए। अब आप मुझसे पूछोगे, यूरेनियम एनरिचमेंट का कंप्लीट टर्मिनेशन ईरान के लिए इतना मुश्किल क्यों है, और क्या यूएस का भी कंपनसेशन देने के लिए तैयार होगा? तो देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान के लिए नेशनल प्राइड है और सिक्योरिटी गारंटी है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह ख़त्म कर दिया तो उनका हाल भी लीबिया या इराक जैसा हो सकता है। इसलिए ईरान टर्मिनेशन के बदले बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है, और जो कंपनसेशन है इसके चांसेस बहुत कम हैं। यूएस पॉलिटिक्स में किसी भी दुश्मन देश को पैसा देना ये कमजोरी माना जाता है। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, इसलिए वो पैसा देने के बजाय सैंक्शंस में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन पैसा देना उनकी इमेज के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं। ये कोई पुरानी तरह की सैंक्शंस नहीं है जहां सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। ये एक फिजिकल नेवल ब्लॉकेड है।
13 अप्रैल 2026 से यूएस नेवी ने ईरान के पोर्ट्स के बाहर अपने डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए हैं। इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक नियम है, अगर आप किसी देश के पोर्ट्स को फिजिकली ब्लॉक करते हैं तो इसे एक्ट्स ऑफ वॉर माना जाता है, यानी युद्ध की शुरुआत माना जाता है। ईरान के लिए उसकी गर्दन दबाने जैसा है, और जब गर्दन दबी है तो ईरान ने वो कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया की धड़कन रुक गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस। ईरान ने दुनिया का सबसे सेंसिटिव आर्टरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया है। ये वो चेक पॉइंट है जहां से दुनिया के 20% ऑयल गुजरते हैं, लेकिन ईरान ने इसे बंद नहीं किया है बल्कि एक कैश मशीन बना दिया है। ईरान अब हर गुजरने वाले कॉमर्शियल शिप से $1 मिलियन का टोल टैक्स मांग रहा है, जो सिर्फ मना करता है उन पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 16 कॉमर्शियल शिप्स डैमेज हो चुके हैं। ये पायरेसी नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन है जो ग्लोबल ट्रेड को तबाह कर रहा है। अब देखो ये एक्सटॉर्शन ईरान क्यों कर रहा है, बिकॉज ब्लॉकेड की वजह से ईरान का अपना ऑयल एक्सपोर्ट जीरो हो गया है, उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। ये टोल टैक्स उनके लिए वॉर फंड इकट्ठा करने का तरीका है। साथ ही वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं अगर हम अपना तेल नहीं बेच सकते तो हम किसी और का तेल मुफ्त में गुजरने क्यों देंगे। अब आप मुझसे पूछोगे ये एक्सटॉर्शन, हॉर्मुज का नेवी ब्लॉकेड, तो क्या यूएस नेवी हॉर्मुज को क्लियर नहीं कर सकती? तो देखो टेक्निकली यूएस के पास पावर है, लेकिन हॉर्मुज की ज्योग्राफी ईरान को होम ग्राउंड एडवांटेज देती है। ईरान वहां से एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स का यूज कर सकता है। यूएस के बड़े शिप्स इतने नैरो जगह में सिटिंग डक्स यानी आसान निशाना बन सकते हैं, इसलिए एक डेडलॉक बन चुका है। गौर करने वाली बात है, यहाँ हमें वेस्ट वर्सेस वेस्ट यानी नेटो में दरार वाली सिचुएशंस दिखाई दे रही। जिधर एक तरफ यूएस और इजराइल एक टीम बनकर ब्लॉकेड और बॉम्बिंग कर रहा, वहीं नेटो का सबसे बड़ा खिलाड़ी यूनाइटेड किंगडम पीछे हट गया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने एक बड़ा बयान दिया, उन्हें साफ कह दिया यूके इस वॉर में शामिल नहीं है। सोचिए, जो यूके हमेशा अमेरिका का साइड किक बनकर हर युद्ध में खड़ा रहता था, चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान हो, वो आज किनारा कर रहा। इसका मतलब है कि नेटो की यूनिटी में एक बहुत बड़ा क्रैक दिख रहा है। अब यहाँ समझने वाली दो चीजें हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने वॉर से पीछे हटने का फैसला क्यों लिया? इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। यूके की इकॉनमी अभी बहुत बुरी हालत में है। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि उनके टैक्स का पैसा किसी दूसरे की लड़ाई में खर्च हो जाए, और यूके में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो प्रो पैलेस्टीन और एंटी वॉर है। अगर स्टारमर वॉर में कूदते हैं तो यूके की सड़कों पर दंगे होंगे, और उनकी लेबर पार्टी के अंदर ही इस वॉर को लेकर बहुत विरोध था। और दूसरी बात है, क्या यूके के हटने से नेटो कमज़ोर हो जाएगा? देखो स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो यूएस अकेला ही ईरान को हैंडल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन मोरल और डिप्लोमेटिक लेवल पर ये नेटो की बहुत बड़ी हार है। अगर नेटो का सबसे पुराना दोस्त यूके साथ नहीं है तो फ्रांस और जर्मनी पर भी प्रेशर बढ़ेगा कि वो भी पीछे हट जाएं। इससे दुनिया को संदेश जाता है कि वेस्ट अब सुपर पावर की तरफ यूनाइटेड नहीं रहा। और दोस्तों अब आते सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। वेस्ट एशिया में आग लगी है, लेकिन इसका धुआं हमारे किचन तक कैसे पहुंच गया? भारत पर इसका इम्पैक्ट किसी भी और देश से ज़्यादा होने वाला है, और इसके दो बड़े कारण हैं, एलपीजी और चाबहार। क्या आपको पता है भारत अपनी 91% एलपीजी सप्लाई इसी गल्फ रीजन से मंगवाता है? आज की डेट में कतर से आने वाली एलएनजी सप्लाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगा है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ECA 1955 को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब इसका मतलब है कि गैस की सप्लाई प्रायोरिटी पे दी जा रही है। पहला हक जो है वो हॉस्पिटल और डिफेंस सेक्टर का है, ताकि देश की सेफ्टी और हेल्थ से समझौता ना हो। आम लोगों के लिए रिफिल बुकिंग में देरी हो सकती है, और पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, कतर से एलएनजी नहीं आ रहा है, हॉर्मुज ब्लॉक है, तो क्या भारत के पास प्लान बी है? तो देखो, भारत अभी तेजी से यूएस और ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी मंगवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां से आने में शिपिंग कॉस्ट और वक्त दोनों ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का यूज़ कर रहा है, जो मुश्किल वक्त के लिए तेल जमा करके रखे हैं।
अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट की। भारत हमेशा यूएस को समझाता आया है कि चाबहार पोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एड यानी अफगानिस्तान के लिए और कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन 2026 के युद्ध में यूएस का स्टैंड बदल सकता है। अगर इंडिया पीछे हटता है तो चाइना वहाँ एंट्री लेने के लिए तैयार बैठा है भाई। इसलिए पीएम मोदी और ट्रंप की कॉल में चाबहार पोर्ट एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब ये सवाल आपके मन में आया जरूर होगा, क्या इंडिया इस युद्ध में मीडिएटर बन सकता है? तो मेरे समझ से बिल्कुल। इंडिया के जो रिलेशन है इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी। पीएम मोदी की न्यूट्रलिटी और डीहाइफिनेशन पॉलिसी की वजह से दोनों देशों को इंडिया पे भरोसा है और इंडिया चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे ताकि ग्लोबल इकोनॉमी ना डूबे। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान एक रिलायबल मीडिएटर बन पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आशीष राज, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।